दिल्ली में भी ताउते तूफान का साइड इफेक्ट दिख रहा है। कल से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की और तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद पारा अचानक नीचे आ गया। मई में 70 साल बाद इतना कम करीब 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 1951 में अधिकतम तापमान इससे नीचे गया था। दिल्ली में कल शाम 5:30 बजे तक 31.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। अरब सागर में उठे तूफान ताउते की वजह से मंगलवार की शाम से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई बारिश का दौर बुधवार को पूरे दिन जारी रहा। आज भी बादल मंडरा रहे हैं, हल्की फुहारें जारी है। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाके लबालब हैं। दिल्ली के आईटीओ और प्रगति मैदान इलाके में भी सड़कों पर पानी भर गया। पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यूपी के कई जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में बुधवार को दिन भर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज और कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 22 मई से मौसम के खुलने के आसार हैं। बारिश के कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 10 डिग्री नीचे चला गया। बारिश के बीच दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ी लापरवाही सामने आई। सहकारी संघ दादरी में करीब 100 टन अनाज की बोरियां भीग गई। 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। गोदाम का लेंटर भी टूटा हुआ है। आसपास के किसान सरकारी संघ को गेहूं बेचते हैं, लेकिन गेहूं का क्या हाल है देखा जा सकता है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर की गई सिफारिशों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इनके मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। वहीं कोरोना को मात देने वाला शख्स 3 महीने बाद वैक्सीन लगा सकता है। अगर पहले डोज के बाद शख्स को कोरोना हुआ है तो वो दूसरा डोज ठीक होने के 3 महीने बाद लगा सकता है। वहीं कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की जरूरत है तो उसे भी वैक्सीनेशन के लिए 4 से 8 हफ्ते इंतजार करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत बायोटेक को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र सरकार के 13 मई के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें वैक्सीनेशन का ट्रायल 2 साल में 18 साल के बच्चों और किशोरों पर करने को मंजूरी दी गई है। केंद्र की तरफ से ये मंजूरी दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए दी गई है। जनहित याचिका में सवाल उठाया गया कि बिना वयस्क हुए कोई भी किशोर या बच्चा ये कैसे तय कर सकता है कि उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाए या नहीं। अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का पीक आना बाकी है। इस बात को लेकर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने चेताया है। मैथमेटिकल प्रोजेक्शन में इस बात की तस्दीक की गई है कि तमिलनाडु, पंजाब और असम में कोरोना का पीक अभी बाकी है। ये अंदेशा सूत्र मॉडल के तहत किया गया है। सूत्र मॉडल का ही कहना है कि अगले 6 से 8 महीने के दौरान कोरोना के मामलों में तीसरी बार उछाल आ सकता है। इस गणितीय मॉडल में कहा गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना का चरम बीत चुका है, लेकिन तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम में पीक बाकी है। मॉडल में बताया गया कि तमिलनाडु में 29 से 31 मई के दौरान कोरोना का पीक आ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर कम हो रहा है। यहाँ कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे में पॉजिटिविटी रेट भी कम होते हुए 5.78% तक पहुँच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,846 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि 5 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना केसों की ये सबसे कम संख्या है। इस दौरान 235 लोगों की जान भी गई। हालांकि इस बीच 9,427 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। इस तरह कोरोना से ठीक हुए कुल मरीजों का आंकड़ा 13,39,326 पहुंच गया है। यूपी में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 7,336 नए केस मिले और 282 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब कोरोना के 1,23,579 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा 29 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं। इसके अलावा आगरा और एटा में 14-14, हाजीपुर, मेरठ में 13-13 और गाजियाबाद में 12 लोगों की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल 1,23,579 कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे के दौरान यूपी में 2,99,327 नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,55,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है।
देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में करीब 90 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। वहीं करीब 1500 लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से एम्फो-बी इंजेक्शन की मांग की है। वहीं दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के करीब 90 से ज्यादा केस आ चुके हैं। लखनऊ के KGMU में ब्लैक फंगस के अब तक 50 से ज्यादा मरीज एडमिट हो चुके हैं। वहीं ऋषिकेश एम्स में 40 से ज्यादा मरीजों को एडमिट किया गया है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। इससे अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर, जोधपुर के अलावा सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा और अन्य जिलों में भी ये बीमारी तेजी से फैल रही है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के पीछे सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद अब इस बीमारी की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी, साथ ही इलाज को लेकर भी गंभीरता बढ़ती जा सकेगी। कोरोना को देखते हुए राजस्थान में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सभी जिलों में धारा 144 की अवधि 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये अवधि 21 मई को खत्म हो रही थी। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने का अधिकार दिए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए नवनीत कालरा ने जमानत के लिए साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है। साकेत कोर्ट कालरा की जमानत पर आज सुनवाई करेगा। फिलहाल नवनीत कालरा दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। 3 दिन पहले नवनीत कालरा को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस की तरफ से 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी 3 दिन की कस्टडी पुलिस को दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में गिरावट आई है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 34,031 नए केस सामने आए हैं। वहीं 594 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में भी कोरोना के केस में गिरावट देखने को मिल रही है। मुंबई में कोरोना के 1350 नए संक्रमित आए हैं, जबकि 57 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार किसानों के लिए राहत वाली खबर लेकर आई है। किसानों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों को पुरानी DAP पर खाद देने का ऐलान किया है। अब 500 की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी दी गई। पीएम मोदी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। अहमदाबाद में ताउते तूफान के बाद 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। हालांकि तूफान के चलते बिल्डिंग को एक दिन पहले ही खाली करा लिया गया था। उधर पीएम ने भी तूफान से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। गुजरात के लिए 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। वहीं तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में फंसे TMC नेताओं की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस बीच TMC की ओर से CBI के खिलाफ ही केस दर्ज कराया गया है। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की शिकायत में कहा गया है कि गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, जो कि एक विधायक को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी होती है। शिकायत में पीएम मोदी के इशारे पर नेताओं को गिरफ्तार करने वाले CBI अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के अभ्यास की खबरें हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि कोरोना काल में भी LOC पर और LAC पर सेना की तैयारी में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि चीनी सेना हर साल की तरह अपने ट्रेनिंग एरिया में आई है। चीन की हर हरकत पर हमारी पूरी तरह से नजर है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सख्ती जाहिर की है। IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप से इस नीति को लेकर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अब प्राइवेसी पॉलिसी वापस लें, नहीं तो कार्रवाई संभव है। सूत्रों के मुताबिक IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को एक बार फिर निर्देश दिए हैं कि अपनी वो प्राइवेसी पॉलिसी वापस कर ले। सरकार ने कंपनी को 7 दिन का समय दिया है ताकि व्हाट्सएप पर नोटिस का जवाब मिल सके। उचित जवाब नहीं मिलने पर सरकार कानूनों के तहत जरूरी कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शादी समारोह में अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स तमंचे लहरा रहा है और तमंचे से फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान के दौसा में पुलिस के साथ 2 बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला महुआ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों ने एक के बाद एक 3 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। बदमाशों ने पहले एक परिवार पर लूटपाट करने के इरादे से हमला किया था। इसके बाद बदमाशों ने एक पुजारी पर हमला करके मोबाइल और सामान लूट लिया। तीसरी लूट के दौरान पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश पकड़े गए।
यूपी के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के सशस्त्र पुलिस फोर्स के जवानों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिसने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की गोली लगकर मौत हुई वो नेपाल का ही रहने वाला था और भारत की ओर बीमार पिता के लिए दवाई लेने आया था, लेकिन वापस लौटते वक्त उसे नेपाली फोर्स ने नो मैंस लैंड में देखा और गोली मार दी। तनाव को देखते हुए भारत की ओर से भी सुरक्षा बल हालात पर नजर रखे हुए है। बिहार के भोजपुर में एक सन की पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। अपना गुनाह छिपाने के लिए आरोपी ने पत्नी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मामला जगदीशपुर अनुमंडल के हरी गांव का है। महिला के घर वालों ने आरोप लगाया है कि आरोपी दहेज के लिए अक्सर महिला के साथ मारपीट करता था। इसके अलावा महिला के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध भी है। पुलिस ने आरोपी पति के साथ कत्ल के आरोप में एक दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय में 2 शिक्षकों की हैवानियत सामने आई है। 2 शिक्षकों ने एक छात्र को आयरन से कमर के नीचे जलाया। आरोप है कि छात्र ने हॉस्टल से भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद शिक्षकों ने ऐसा किया। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने छात्र को धमकाया भी था कि वो घर में ना बताए, मगर छात्र ने सारी घटना परिवार वालों को बताई तो परिवार वालों ने पुलिस में केस दर्ज कराया। दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजराइल की नेवी ने अब हमास पर समंदर के रास्ते किया हमला। गाजा सिटी से लगने वाले भूमध्य सागर में इजरायली नेवी ने बिना टारगेट ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अब इजराइल ने दक्षिणी गाजा के हमास शासित क्षेत्रों में हमले किए और तेज। बुधवार तड़के भी इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में हुए हवाई हमले में 6 लोगों की मौत। अल अक्सा रेडियो के एक पत्रकार की भी फायरिंग में हुई मौत। फिलिस्तीन में 63 बच्चों और 36 महिलाओं समेत अब तक करीब 220 लोगों ने गंवाई जान। करीब 58,000 लोग हुए बेघर। मोरक्को से आने वाले अवैध प्रवासियों की समुद्र के रास्ते स्पेन में घुसने की कोशिश जारी। सेउटा सीमा पर लगी ऊंची दीवार को फांदकर स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हजारों प्रवासी। स्पेन सरकार ने सीमाओं पर बढ़ाई सख्ती। अब तक 8,000 से ज्यादा प्रवासी सेउटा सीमा को पार कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 34,20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 49 लाख के पार हो चुकी है। 14 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 6 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से खुला पेरिस का ऐतिहासिक लूव्र म्यूजियम। सुबह 9 बजे से ही म्यूजियम में पहुंचने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। फ्रांस सरकार ने प्रतिबंधों में दी है छूट। बुधवार से रेस्तरां, कैफे, थिएटर, सिनेमा और म्यूजियम को खोलने की मिली है इजाजत। चीन में वैक्सीनेशन अभियान हुआ और तेज। चीन ने सिंगल डोज वैक्सीन बना लेने का किया दावा। सरकार ने दावा किया कि नया वैक्सीन 90% कारगर है। 13 मई से ही चीन में लगाया जा रहा है सिंगल डोज वैक्सीन। चीन के शेंझेन में अचानक हिलने लगी 72 मंजिला गगनचुंबी इमारत। बिल्डिंग से निकलकर सड़कों पर पहुंचे सैकड़ों लोग। बिना भूकंप के ही हिलने लगी थी इमारत। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। अमेरिका के फीनिक्स में खराबी के बाद इमरजेंसी में फ्रीवे पर उतरा छोटा विमान। विमान के एक इंजन में खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रिकॉर्ड सूखे का असर ताइवान की सबसे बड़ी झील पर हुआ है। पूरी तरह से सूखा झील का पानी। नांटो काउंटी में अब तक के सबसे बड़े सूखे का सरकार ने किया ऐलान। द्वीप के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तय समय पर ही होगा टोक्यो ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बयान। आईओसी चीफ थॉमस बाक ने कहा कि ओलंपिक विलेज के 80% लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। 23 जुलाई से सुरक्षित ओलंपिक खेलों का होगा आयोजन।